हेलो एंड नमस्कार। अगर आपको ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में रिटर्न्स बनाना तो काफ़ी टेढ़ी खीर है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में रिटर्न्स बनाने के लिए डेली बेसिस पर पोर्टफोलियो और मार्केट्स को ट्रैक करना पड़ता है, तो ये वीडियो सीरीज़ आपके काम की हो सकती है। इस वीडियो सीरीज़ में हम एक ऐसे पोर्टफोलियो को डिस्कस करते हैं जिसे डेली या वीकली बेसिस पर ट्रैक करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये पोर्टफोलियो बेहतरीन रिटर्न देता आया है। आज से करीब 12 हफ्ते पहले, यानी कि लगभग 3 महीने पहले हमने ये पोर्टफोलियो बनाया था। इस पोर्टफोलियो में 30 ग्रोथ बेस्ड फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स हैं, और इस पोर्टफोलियो को हम वीकली बेसिस पर ट्रैक करते रहे हैं वीडियोस के माध्यम से। हर वीक एक वीडियो बनाते हैं जिसमें उस वीक की प्रोग्रेस और ओवरऑल प्रोग्रेस को डिस्कस करते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, ये कहावत आपने शायद सुनी होगी। आरसी का मतलब शीशा या मिरर है। जैसे हाथ में पहने हुए कंगन को देखने के लिए किसी शीशे की ज़रूरत नहीं होती है, वैसे ही उसी प्रकार जो चीज़ आपकी आंखों के सामने है उसे और ज़्यादा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। ये पोर्टफोलियो और इसका परफॉर्मेंस भी आपकी आंखों के सामने ही है। आप देख पाएंगे कि वीक बाय वीक कैसे इस पोर्टफोलियो ने रिटर्न्स एक्यूमुलेट किए हैं, और ओवर द ड्यूरेशन ऑफ लास्ट 12 वीक्स, जहाँ पे कि निफ्टी और बाकी सारी मार्केट में ढेर सारी वॉलेटिलिटी है। निफ्टी ने इस दरमियान -5% के रिटर्न दिए हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप जैसे इंडाइसेस ने -2 से -3% के रिटर्न दिए हैं। वहीं इस पोर्टफोलियो ने शानदार तरीके से 10% का रिटर्न दिया है। मेरा नाम दयानंद गुप्ता है। बाय प्रोफेशन मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, और पिछले करीब 7 से 8 सालों से मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ। धीरे धीरे मार्केट ने रिवॉर्ड करना स्टार्ट किया। मार्केट में अच्छे रिटर्न बनने लगे, और फिर मुझे लगा कि क्यों ना अपने नॉलेज को ब्रॉडर ऑडियंस के साथ शेयर किया जाए। और इसी उद्देश्य को लेकर मैं आपके बीच आता हूँ, ये वीडियोस को लेकर। उम्मीद है कि आप इन वीडियोस से कुछ लर्निंग ले पा रहे होंगे। इन वीडियोस के माध्यम से आप ये तो ज़रूर सीख पा रहे होंगे कि मार्केट में रिटर्न्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उधम या धमा चौकड़ी मचाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शांति प्रिय तरीके से काम करें, थोड़ी सी मेहनत करें और ढेर सारा डिसिप्लिन फॉलो करें, तो बड़ी आसानी से आप मार्केट में अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक व्यूअर का क्वेश्चन ले लेते हैं। इनका नाम है सौरव, और इन्होंने क्वेश्चन किया है अराउंड अ कंपनी कॉल्ड दानिश पावर। अगर हम इस दानिश पावर की डिटेल्स में जाएं तो हम पाएंगे कि ये कंपनी मोस्टली ऑपरेट करती है ट्रांसफार्मर्स और कंट्रोल पैनल्स के सेगमेंट में। ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनी है, और इनका लगभग 90 to 95% का बिजनेस आता है ट्रांसफार्मर से, लगभग 5% का बिजनेस आता है कंट्रोल पैनल से। हम देख सकते हैं ये मोस्टली डाइवर्सिफाइड कंपनी है। इंडिया के लगभग हर बड़े स्टेट में इनकी प्रेजेंस है कहीं ना कहीं, और एक्सपोर्ट्स में भी इनके लगभग 5 से 6% का एक्सपोर्ट ऑर्डर भी इनके पास रहता है। सो कंपनी ओवरऑल फंडामेंटली काफ़ी ठीक है। और अगर हम इनके बाकी के परफॉर्मेंसेस पर देखें, यहाँ दानिश पावर टेक, हम यहाँ देख पाएंगे कि इनकी सेल्स ग्रोथ पिछले एक साल की सेल्स ग्रोथ 76%, और पिछले एक साल का प्रॉफिट ग्रोथ 340% रहा है। और कंपनी न्यूली लिस्टेड, अभी 2 से 3 महीने पहले ये लिस्ट हुई है, इसीलिए यहाँ पे हम एक साल का रिटर्न नहीं देख पाएंगे। सो अगर हम इन फंडामेंटल्स को केवल देखें, ग्रोथ पर्सपेक्टिव पर स्टॉक को हम इवेलुएट करने की कोशिश करें, तो स्टॉक काफ़ी अच्छा दिखता है। कुछ चैलेंजेस भी कंपनी के साथ दिखते हैं, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम एक साल की सेल्स ग्रोथ को देखें तो वो तो 76% है, बट जैसे ही हम 3 साल की सेल्स ग्रोथ पर आते हैं तो वो 41% के आसपास है। सो इसका मतलब ये है कि सेल्स पीक हो रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बट ये जानना भी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या फ्यूचर में भी सेल्स इसी तरह बढ़ती रहेगी, फ्यूचर में ये ना हो कि सेल्स फिर से डिक्लाइन हो जाए। दैट इज़ प्रॉब्लम नंबर 1। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में ये है कि ये कंपनी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है, यानी कि एनएससी और बीएससी के कोर प्लेटफॉर्म्स पर लिस्टेड नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं जीरो धाक के एप्लीकेशन में ये नज भी आता है इन पर्टिकुलर केसेस में। यहाँ देख पाएंगे दिस इज लिस्टेड ऑन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एसएमई प्लेटफॉर्म। और एसएमई प्लेटफॉर्म पर ट्रेड होने वाली कंपनीज के बारे में प्रॉब्लम ये रहती है कि उन्हें लॉट साइज के हिसाब से ट्रेड करना पड़ता है। आप इसमें एक स्टॉक, 2 स्टॉक ऐसे नहीं ले सकते। जैसे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के केस में लॉट साइज के हिसाब से ट्रेड करते हैं, वैसे ही इसमें भी आपको लॉट के हिसाब से ट्रेड करना पड़ता है। इस कंपनी का लॉट साइज 300 है,
और इस प्रकार अगर आप 1105 के प्राइस पर इन 300 स्टॉक्स को खरीदना चाहेंगे तो आपको 3.31 लाख्स रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, जो कि एक बड़ा सम है। और एक फैक्ट ये भी है कि आप अपने पोर्टफोलियो का पूरा पैसा किसी एक कंपनी में नहीं लगा सकते। आप मैक्सिमम 10 से 15% तक का कैपिटल एक स्टॉक में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो आपका पोर्टफोलियो, आपका अगर डिप्लॉयबल कैपिटल 20 लाख्स 25 लाख्स उस रेंज में है तो आप एक कंपनी में ये 3 से 4 लाख रुपए का डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। और उस हिसाब से इस कंपनी में जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बीइंग अ न्यूली लिस्टेड कंपनी, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। समय के साथ चीज़ें इवॉल्व होंगी और सामने आएंगी, बट जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से ये ऑप्शन ठीक लगता है। बट इन दैट केस टू आपका डिप्लॉयबल कैपिटल 25 टू 30 लैक्स होना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो का साइज़ ये होना चाहिए। उसके बाद ही आप इसमें एक लॉट खरीदने की सोच सकते हैं। इन स्टॉक्स के साथ अगली प्रॉब्लम यह है कि आप इनमें एवरेजिंग नहीं कर पाएंगे। एवरेजिंग करने के लिए आपको फिर से वही 3.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। आपने पहले ही 3.5 दे रखे हैं, फिर से 3.5 देना मतलब अपने पोर्टफोलियो को पूरी तरह एक ही स्टॉक में एलोकेट करना, ये एक बेहद गलत कदम है। ऑन टॉप ऑफ दैट एसएमई स्टॉक्स में लिक्विडिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं और वॉल्यूम्स कम होते हैं। आप जब चाहें उन्हें बेच नहीं सकते, जब चाहे उन्हें खरीद नहीं सकते। कई बार ये सर्किट टू सर्किट ट्रेड होते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए एसएमई में इन्वेस्ट करना एक बड़ा डिसीजन है, और वो डिसीजन आपको अपने एक्सपीरियंस और अपने कैपिटल साइज को देखते हुए करना होगा। जहाँ तक ऐसे स्टॉक्स को हमारे इस ग्रोथ 30 पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने का सवाल है, ऐसा तो हम कई रीजन से नहीं कर सकते। पहला तो ये कि इस कंपनी का मार्केट कैप ही लगभग 2000 करोड़ है, और आप देखेंगे कि हमारा जो क्राइटेरिया है मिनिमम मार्केट कैप शुड बी 9 to 10,000 करोड़, वहीं पे कंपनी फेल हो जाती है। दूसरा ये कि ये एसएमई कंपनी है, और एसएमई कंपनी कोई भी हमने कंसीडर नहीं की हुई है अपने पोर्टफोलियो में। हमारे पोर्टफोलियो में इंडिविजुअल कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट है वो इन द रेंज ऑफ 10,000 है, और इसी प्रकार 10,000 into 30 स्टॉक्स मेक्स द 3 lakhs वर्थ ऑफ पोर्टफोलियो। सो हर पोर्टफोलियो में जहाँ हम 10,000 रुपये लगाते हैं, वहीं पे ऑफकोर्स एक कंपनी में ये 3 लाख रुपए लगाना इस पोर्टफोलियो के कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है। सो इन्हीं सब पॉइंट्स की वजह से इस कंपनी को तो हम कंसीडर भी नहीं कर सकते इस पोर्टफोलियो के लिए। बट जहाँ तक स्टैंड अलोन बेसिस पर कंपनी का सवाल है, कंपनी विद द लिमिटेड अवेलेबल इंफॉर्मेशन ठीक लगती है, और अगर ग्रोथ इसी तरह कंटिन्यू करती है तो इन्वेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते कि आपका कैपिटल साइज बड़ा हो। लगभग 25 से 30 लाख का आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। अब आ जाते हैं अपने यूजुअल रूटीन पर और एक नज़र डाल लेते हैं अपने इस चार्ट पर। हम देख पाएंगे कि इस हफ्ते किसी भी इंडेक्स में या हमारे पोर्टफोलियो में भी कोई खास मूवमेंट नहीं रही है। ये पूरा हफ्ता ही काफ़ी मिला जुला रहा, 0.5% नीचे 0.5% ऊपर, इसी तरह की मूवमेंट थ्रू आउट द वीक हमें देखने को मिली है। बट जहाँ तक ओवरऑल रिटर्न की बात है, मैंने वीडियो के शुरू में भी मेंशन किया था और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, पोर्टफोलियो का रिटर्न पिछले 12 हफ्तों के दरमियान शानदार तरीके से +10% रहा। निफ्टी का रिटर्न इसी दरमियान -5.5% रहा, और स्मॉल कैप का रिटर्न -2.5% रहा। सो एक नज़र डाल लेते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पर और देखते हैं कि इस वीक स्टॉक्स ने क्या कुछ किया है। सो हम इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं और फिर हम चलते हैं कस्टम प्राइस चेंजेस पे। हम यहाँ देख पाएंगे वीकली चेंजेस में इस हफ्ते केवल 2 से 3 ऐसे स्टॉक रहे हैं जिन्होंने ठीक ठाक रिटर्न दिए हैं, यानी कि कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज, इसने लगभग 12.5% के रिटर्न दिए हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 8% एंड केफिन टेक्नोलॉजीज 4.6%। निगेटिव साइड में अगर हम नज़र डालें तो सिल्चर टेक्नोलॉजीज इस हफ्ते का लूजर ऑफ द वीक रहा, -7.7%। वीनस पाइप और CDSL ने -4.5% तक के रिटर्न दिए। वहीं टीना रबर और एपिग्रल, बालू फोर्ज, इन स्टॉक्स ने लगभग -4% तक के रिटर्न दिए। सो अगर हम सारी लिस्ट को देखें तो हम पाएंगे कि ज़्यादातर स्टॉक्स ने -5% से लेकर +5 के बीच में रिटर्न दिया है। और जैसा कि हमने पहले भी मेंशन किया, इस पूरे हफ्ते कुछ खास हुआ नहीं मार्केट में, और उसी तरह स्टॉक्स में भी कुछ खास इस पूरे हफ्ते नहीं हुआ।
और सारे स्टॉक्स ने मॉडरेट काइंड ऑफ रिटर्न दिए हैं। एक बात मेंशन करना यहाँ जरूरी हो जाता है, इस हफ्ते के अगर इंडाइसिस के रिटर्न्स पर नज़र डालें तो निफ्टी का रिटर्न +1%, निफ्टी मिड कैप का रिटर्न +0.13%, निफ्टी स्मॉल कैप का रिटर्न +0.22% रहा। वहीं हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न इस बार निगेटिव में है, जो कि लगभग -0.3% के आसपास है। ये शायद पहली बार होगा पिछले 12 हफ्तों के दरमियान जब हमारा पोर्टफोलियो इन इंडाइसेस से पिछड़ गया है। दो द मार्जिन इज़ वेरी स्मॉल, अगर हम सबसे हाईएस्ट रिटर्न यानी कि निफ्टी और अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न -0.3% को देखें तो द डिफरेंस इज क्लोज टू 1% ओनली। बट फैक्ट यही है कि इस बार हमारा इंडेक्स बाकी सारे इंडाइसेस से पीछे चल रहा है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने 2-3 हफ्ते पहले ये मेंशन किया भी होगा कि हम वीक बाय वीक सारे इंडाइसेस को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। बट ऐसा थ्रू आउट द टाइम होता रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है। और एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा पोर्टफोलियो इन इंडाइसेस के मुकाबले ख़राब रिटर्न देगा। बट ऑल इन ऑल बी श्योर कि लॉन्ग रन में हम किसी भी इंडेक्स से बेहतर रिटर्न प्रोड्यूस करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2025 का Q3 समाप्त होने वाला है। ऐसे में नए क्वार्टरली रिजल्ट्स का सिलसिला जल्दी ही शुरू होगा और इसी सीक्वेंस में हमें अपनी तैयारी भी करनी होगी कि अगर कुछ कंपनीज़ के ये रिजल्ट्स Q3 25 के रिजल्ट्स ख़राब रहे या आशा के अनुरूप नहीं रहे तो हमें क्या कुछ स्टेप्स उठाने होंगे। सो इसी सीक्वेंस में हमने ये कुछ नए स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं, करीब 7 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जो कि रिप्लेस करेंगे उन स्टॉक्स को जो कि किसी भी वजह से अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे और हमें निराश करेंगे। सो इन स्टॉक्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टॉक है नेटवेब टेक्नोलॉजीज़। ये एक आईटी हार्डवेयर की कंपनी है, सॉल्यूशंस बनाती है हार्डवेयर के अराउंड। दूसरी कंपनी है नुवामा वेल्थ, जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये एक वेल्थ मैनेजमेंट की कंपनी है। तीसरा स्टॉक है कैम्स सर्विसेज, कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट सर्विसेज। ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा नाम है और ये ओवरऑल म्यूचुअल फंड सेटलमेंट का करीब 50% शेयर ओन करते हैं। नेक्स्ट कंपनी है स्कीपर। ये पाइप्स और फिटिंग्स में काम करते हैं, साथ ही ये ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काम करते हैं। अगली कंपनी है विजया डायग्नोस्टिक्स, जो कि एक डायग्नोस्टिक्स की कंपनी है। डायग्नोस्टिक्स के क्षेत्र में और भी ज़्यादा नामचीन कंपनीज प्रेजेंट हैं, जैसे कि डॉक्टर लाल पैथ लैब और मेट्रोपोलिस। बट वो कंपनी समय के साथ मैच्योर हो गई है और उनकी ग्रोथ भी काफ़ी स्लो डाउन हो गई है। ऐसे में ये विजया डायग्नोस्टिक्स ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से काफ़ी तेज़ी से पिकअप कर रही है और मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में ये और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। नेक्स्ट कंपनी इज़ प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी। ये भी एक फाइनेंशियल एडवाइजरी की कंपनी है, साथ ही ये एक ब्रोकर भी हैं। और नेक्स्ट कंपनी इज़ जैगल प्रीपेड। ये एक आईटी कंपनी है जो कि सॉल्यूशन बनाती है अराउंड द मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस। सो ये कुछ कंपनीज़ हैं जो हम रेडी रखेंगे। जैसे ही किसी कंपनी के ख़राब रिजल्ट सामने आएंगे हम उन कंपनीज़ को एसेस करेंगे ऑफ कोर्स, और एसेस के बाद अगर हमें लगता है कि उन स्टॉक्स को पोर्टफोलियो से बाहर निकालने का समय आ गया है तो हम उन स्टॉक्स को इनमें से किसी के साथ एक्सचेंज करेंगे या रिप्लेस करेंगे। साल 2024 भी ख़त्म होने को आया है। ऐसे में न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी पिछले साल को लुक बैक करना या रिट्रोस्पेक्ट करना भी है। जो लोग आईटी बैकग्राउंड से होंगे वो रिट्रोस्पेक्ट को शायद ज़्यादा अच्छे से समझते होंगे। रिट्रोस्पेक्ट का मतलब है लुक बैक करना और ये देखना कि पीछे जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ, खराब हुआ तो क्या खराब हुआ, अच्छा हुआ तो क्या अच्छा हुआ। उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, उनको नोट डाउन करना और उनको कम्युनिकेट करना, सर्कुलेट करना, दैट इज़ कॉल्ड रिट्रोस्पेक्शन। सो जितना ज़रूरी नए साल को सेलिब्रेट करना है उतना ही ज़रूरी पिछले साल को रिट्रोस्पेक्ट करना भी है। और पर्सनल लाइफ में तो ये रेट्रोस्पेक्शन ज़रूरी है ही, शेयर मार्केट में भी ये रेट्रोस्पेक्शन उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आप अपने पोर्टफोलियो को देखिए, पिछले एक साल में आपके पोर्टफोलियो में क्या कुछ हुआ। अगर आपने कुछ गोल्स इस ईयर के लिए सेट किए थे तो वो गोल्स पूरे हुए, नहीं हुए, किस वजह से नहीं पूरे हुए और क्या कुछ कसर रह गई और उनके लिए आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। अपनी लास्ट ईयर की जर्नी से कुछ लर्निंग्स लीजिए और उनसे इंस्पायर होकर अपने नए साल के टारगेट सेट करिए और फिर स्वागत कीजिए नए साल का। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को क्लोज करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। आशा करेंगे कि अगली बार हम फिर से बैक टू ट्रैक हो जाएं
और बाकी इंडाइसेस को आउट परफॉर्म करना फिर से शुरू कर दें। थैंक यू फॉर योर टाइम। गुड बाय, सी यू।